नमस्कार और स्वागत है। आज हम मन की दुनिया में उतर रहे हैं, खासकर उन विचारों पर जो हमें कई बार पीछे खींचते हैं। ये जो नेगेटिव सोच है, ये आखिर आती कहाँ से है और कैसे हमारे मूड, हमारे फैसलों, यहाँ तक कि हम खुद को कैसे देखते हैं, इस सब पर असर डालती है। हाँ, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। हमारे हाथ लगी है एक ऑडियो बुक की ट्रांसक्रिप्ट। नाम है नकारात्मक सोच रोकें, अपना सर्वश्रेष्ठ स्वयं कैसे बने। इसमें काफी दिलचस्प बातें हैं। अच्छा। हाँ, कि कैसे हम अपने सोचने के तरीके को समझकर उसे शायद बदल भी सकते हैं। बिल्कुल, समझना पहला कदम है। तो आज का मकसद यही है कि इस किताब की जो गहरी बातें हैं उन्हें थोड़ा खंगालें, समझें कि ये नकारात्मक सोच का जाल कैसे काम करता है और इससे निकलने के रास्ते क्या हो सकते हैं। हाँ, ताकि सुनने वाले अपनी बेहतरी की तरफ बढ़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत ही इस बात से होती है कि ये जो नेगेटिव सोच है, ये कोई मामूली आदत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात पर जोर देती है कि हमारे विचारों की जो क्वालिटी है, वही हमारे जीवन की क्वालिटी तय करती है। हम्म। दिक्कत ये है कि ये नकारात्मक विचार इतने अपने से इतने नॉर्मल लगते हैं कि हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। हाँ, जैसे बैकग्राउंड में कोई शोर चल रहा हो। बिल्कुल, जिसके हम आदी हो जाते हैं। तो मतलब पहला कदम हुआ ध्यान देना कि हम असल में खुद से बातें क्या कर रहे हैं। हाँ, वो अंदर की आवाज। जैसे मान लीजिए कोई गलती हो गई, तो अंदर से पहली आवाज क्या आती है? अरे यार, फिर गड़बड़ कर दी, या फिर चलो देखते हैं इसे कैसे ठीक करें। हाँ, यही जागरूकता। किताब कहती है कि दिमाग में पहला विचार कौन सा आएगा, ये शायद हमारे बस में ना हो, हम्म। लेकिन उस विचार को हम कितनी देर तक अपने दिमाग में टिकाए रखते हैं, ये फैसला हमारा है। अच्छा। खुद से पूछना जरूरी है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या इससे मुझे कोई मदद मिल रही है या ये मेरी मुश्किलें और बढ़ा रहा है। लेकिन ये होता क्यों है? मतलब हमारा दिमाग अच्छी बातों से ज्यादा बुरी बातों पर क्यों अटक जाता है? ऐसा लगता है। इसका एक दिलचस्प पहलू किताब बताती है। हमारा दिमाग ना पुराने जमाने से ही खतरों को पहचानने के लिए बना है। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अच्छा, मतलब बचाव के लिए। हाँ, जो चीजें हमें नुकसान पहुंचा सकती थीं, उन पर ध्यान देना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। आज खतरा वैसा नहीं है, पर दिमाग का वो पैटर्न, वो वायरिंग अभी भी है। हम्म। इसीलिए नकारात्मक विचारों को दिल पर लेना ठीक नहीं। किताब कहती है, ये बस एक विचार है, कोई हुक्म नहीं। ये एक विचार है, हुक्म नहीं। ये बात गहरी है। हाँ, खुद को और अपने विचारों को थोड़ा अलग करके देखना सीखना होगा। ये खुद को विचारों से अलग करके देखना सुनने में तो ठीक लगता है, पर असल में कैसे करे? कोई तरीका? भावनाओं को समझने की सलाह देती है। जैसे अगर चिंता हो रही है, तो शायद हमारे विचार भविष्य की किसी अनहोनी में अटके हैं। हम्म। अगर उदासी है, तो हो सकता है हम अतीत की किसी बात को पकड़ कर बैठे हों। शांति कब मिलती है? जब दिमाग वर्तमान में होता है। अच्छा। तो भावनाओं से लड़ने की बजाय ये देखना कि विचार कहाँ भाग रहे हैं और उन्हें धीरे से प्यार से वापस लाना, ये प्रैक्टिस है, लगातार करने वाली। ठीक है, तो जागरूकता पहला कदम हुआ। हम्म, पर अक्सर जो चीज हमें रोकती है वो है डर। किताब कहती है कि दिमाग अवसर से पहले खतरा देखता है। ये सर्वाइवल वाली बात फिर आ गई। हाँ, बिल्कुल। और यही वृत्ति आज हमें आगे बढ़ने, कुछ नया करने से रोक सकती है। किताब डर को देखने का नजरिया बदलने की बात करती है। कैसे? डर को एक स्टॉप साइन की तरह नहीं, बल्कि एक सिग्नल की तरह देखो। जैसे वो कह रहा हो, तुम कुछ नया करने वाले हो, तुम ग्रो करने वाले हो। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, मकसद डर को खत्म करना नहीं है, उसे समझना है ताकि वो हमारे फैसलों पर हावी ना हो जाए। पर कई बार डर बहुत असली लगता है, हम्म, खासकर जब कुछ अनजाना हो, जैसे कोई नई जॉब या नया रिश्ता। बिल्कुल। हमारा दिमाग पैटर्न और निश्चितता पसंद करता है। उसे पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा। जब अनिश्चितता होती है, तो दिमाग उस खाली जगह को डर से भर देता है। हम्म। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आत्मविश्वास उन्हीं अनुभवों से बनता है जो कभी डरावने लगते थे। अच्छा। हाँ, हर बार जब हम डर के बावजूद छोटा सा कदम उठाते हैं, हम अपने दिमाग को नया सबूत देते हैं कि हाँ, मैं संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ। ये एक चक्र जैसा बन जाता है ना? हम्म, डर लगता है, हम्म, हम रुक जाते हैं, बाद में पछतावा होता है, आत्मविश्वास और कम हो जाता है। बिल्कुल। इस चक्र को तोड़ना कैसे है? किताब कहती है, डर के बावजूद एक्शन लेना, चाहे वो एक्शन कितना ही छोटा क्यों ना हो। हम्म। और कभी-कभी सिर्फ डर को नाम देना भी बहुत मदद करता है। खुद से पूछना, हम्म। मुझे असल में किस बात से डर लग रहा है? क्या मैं रिजेक्शन से डर रहा हूँ, या फेल होने से, या लोग क्या कहेंगे इससे? हाँ, उसे पहचानना। हाँ, ऐसा करने से वो बड़ा सा अनजाना डर थोड़ा छोटा और संभालने लायक लगने लगता है। और आत्मविश्वास, ये कोई जादुई चीज तो है नहीं
जो अचानक मिल जाए, रातों रात आ जाए? बिल्कुल नहीं। किताब इसे अहंकार नहीं मानती, बल्कि एक अंदरूनी शांति, एक यकीन, ये भरोसा कि चाहे जो हो जाए मैं निपट लूंगा या लूंगी। और ये बनता कैसे है? ये बनता है धीरे धीरे, ईमानदारी से खुद को देखकर और लगातार कोशिश करके, छोटे छोटे वादे निभाकर, मुश्किल लगने वाली चीजों का सामना करके, प्रैक्टिस से। डर से जुड़ी एक और चीज है जिस पर किताब बात करती है, ओवर थिंकिंग। मतलब बहुत ज्यादा सोचना। ये ऐसा लगता है जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, पर असल में किताब इसे डर का ही एक चालाक रूप कहती है, बहुत स्मार्ट भेस में। अच्छा। हाँ, ये हमें व्यस्त रखता है, ऐसा महसूस कराता है कि हम कुछ जरूरी सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन हम असल में आगे नहीं बढ़ रहे होते। हम सही समय या पूरी निश्चितता का इंतजार करते रह जाते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। लगता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट पता ना चल जाए, सारे जवाब न मिल जाए, तब तक रुकना ही बेहतर है। जबकि सच्चाई ये है कि आत्मविश्वास सोचने से नहीं, करने से आता है, अनुभव से। इसका हल किताब बताती है, शांत क्रिया। काम एक्शन? मतलब बिना हड़बड़ी के, बिना पैनिक किए, स्पष्ट इरादे से अगला छोटा कदम उठाना। पूरी सीढ़ी देखने की कोशिश छोड़कर सिर्फ पहली सीढ़ी पर ध्यान देना। चिंता को फोकस में बदलना। प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है इसका, रोज की लाइफ में? खुद से पूछें, अभी इसी वक्त मैं ऐसा कौन सा एक काम कर सकता हूं या कर सकती हूं जो मुझे थोड़ा सा आगे ले जाए। फिर बस उसे कर दें। सोचने की डेडलाइन तय करना भी मदद करता है। मैं इस पर 20 मिनट सोचूंगी, फिर फैसला लूंगी। और एक और चीज, शारीरिक गतिविधि। चलना, दौड़ना। हाँ, कुछ भी। चलना, दौड़ना, डांस करना। शरीर की हरकत से दिमाग का तनाव कम होता है, मन शांत होता है। ये शांत क्रिया वाली बात मुझे समाधान केंद्रित सोच से जोड़ती हुई लग रही है, जिसका जिक्र किताब में आगे है कि हम प्रॉब्लम्स में उलझे रहने की बजाय हल ढूंढने पर ध्यान लगाएं। सही पकड़ा। ये देखने का नजरिया बदलने जैसा है। हमारा दिमाग, जैसा हमने पहले कहा, पहले गलती या कमी ढूंढता है। वो नेगेटिविटी बायस होता है। हाँ। हमें इसे ट्रेन करना होगा कि वो संभावनाओं और समाधानों को भी देखे। ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए सचेत कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश कैसी? रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे उतारें? पहला कदम है अपनी भाषा पर ध्यान देना। क्या हम ज्यादातर ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता जैसे वाक्य बोलते हैं? अक्सर बोलते हैं। इन्हें धीरे धीरे इसे कैसे किया जा सकता है, या मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं से बदलना। किताब बेहतर सवाल पूछने पर जोर देती है। जैसे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, की बजाय मैं इस स्थिति से क्या सीख सकती हूं, या मैं इसे बेहतर बनाने के लिए अभी क्या कर सकती हूं। ये सवाल दिमाग को अटकने की बजाय काम पर लगाते हैं। और वो 10-90 वाला नियम भी दिलचस्प था कि समस्या पर 10% ध्यान दो और समाधान पर 90%। हाँ, वो एक अच्छा फ्रेमवर्क है फोकस शिफ्ट करने के लिए। और कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास भी इसी से जुड़ा है। अच्छा, वो कैसे? जब हम रोज उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो, तो हम दिमाग को ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि वो जो सही है उसे भी नोटिस करे, सिर्फ जो गलत है उसे नहीं। ये फोकस बदलने का अभ्यास है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर वो अंदर की आवाज जो हमेशा नुक्स निकालती है, जो क्रिटिसाइज करती है, उसका क्या करें, जिसे किताब आंतरिक आलोचक या इनर क्रिटिक कहती है। हाँ, वो आवाज। किताब साफ कहती है कि ये आवाज तथ्यों पर आधारित नहीं होती, ये सच नहीं बोल रही होती। तो फिर ये है क्या? ये हमारे पुराने डरों, संदेहों और शायद दूसरों की कही हुई बातों का एक मिला-जुला रूप है, एक रिकॉर्डिंग की तरह। इसका काम हमें सुरक्षित रखना होता है। सुरक्षित मतलब कुछ नया करने से रोकना, रिस्क लेने से रोकना। ये हमें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए नहीं है। तो इस आवाज से निपटना कैसे है? इसे चुप कैसे कराएं या क्या करें? चुप कराना शायद सही शब्द न हो और शायद मुमकिन भी न हो। किताब इसे चुनौती देने, इसे क्वेश्चन करने की बात करती है। कैसे? पहला कदम, पहचानना ये कब एक्टिव होती है और क्या बोलती है। दूसरा, सवाल करना, क्या ये वाकई सच है? क्या इसका कोई सबूत है मेरे पास? तीसरा, इसे असलियत से बदलना, अपने आप को फैक्ट्स और अपनी ताकतों की याद दिलाना। ये आलोचक बड़ा चालाक होता है। किताब बताती है कि ये परफेक्शन की मांग करता है, दूसरों से तुलना करता है, हमारी कीमत हमारी उपलब्धियों से जोड़ता है, ये सब करता है। बिल्कुल, ये उसकी स्ट्रैटेजी है। इसे पहचानने के बाद किताब कुछ तरीके सुझाती है इसे कमजोर करने के। जैसे उसे कोई मजेदार सा नाम देना जैसे चिंताराम या कुछ और। इससे वो कम
डरावना कम सीरियस लगता है, अपनी कमियों को स्वीकार करना सीखना, खुद पे थोड़ी दया करना, मतलब सेल्फ कंपैशन, और सबसे जरूरी एक आंतरिक कोच विकसित करना, एक ऐसी आवाज जो आपको सहारा दे, हौसला बढ़ाए, आलोचक के विपरीत। ये आंतरिक कोच वाली बात आत्मविश्वास बढ़ाने से जुड़ती है। हाँ, आत्मविश्वास जो किताब कहती है, मिलता नहीं, बनाया जाता है ना? सही, एकदम सही। ये वो अंदरूनी भरोसा है कि जिंदगी चाहे जैसी भी मुश्किलें लाए, मैं उनसे निपट सकती हूँ। और ये बनता है लगातार कोशिश करने से, मुश्किलों का सामना करने से और हर अनुभव से सीखने से। कर्म आत्मविश्वास पैदा करता है, सिर्फ सोचना नहीं, एक्शन। किताब कुछ सिद्धांत बताती है इसके लिए। हाँ, खुद पे भरोसा करना, हाँ, याद रखना कि हम पहले भी मुश्किल दिनों से गुजरे हैं और निकल आए हैं। ईमानदारी से खुद को देखना, खुद से किए छोटे वादे निभाना, असुविधा का सामना करना, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, दूसरों से तुलना बंद करना और ये मानना कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, इम्परफेक्शन ठीक है। ये सब मिलकर उस अंदरूनी यकीन को मजबूत करते हैं। लेकिन जिंदगी में झटके तो लगते ही हैं, सेटबैक्स आते हैं, सब कुछ हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं होता। किताब कहती है कि इन झटकों को अंत नहीं बल्कि एक मोड़ समझना चाहिए, एक मौका। यही विकास मानसिकता या ग्रोथ माइंडसेट है। किताब इस पे बहुत जोर देती है। हमारा नजरिया, हमारा माइंडसेट तय करता है कि कोई झटका हमें तोड़ देगा या हमें कुछ सिखाकर मजबूत बनाएगा। दर्द तो होगा, पर क्या वो हमें बर्बाद करेगा या हमें कुछ सिखाएगा? सवाल ये पूछना है, ये मुझे क्या सिखा रहा है, या इसमें मेरे लिए सीखने को क्या है? विकास मानसिकता के क्या लक्षण हैं? मतलब कैसे पता चले? किताब बताती है, ये समझना कि सफलता कभी भी सीधी रेखा में नहीं मिलती, उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ, ये तो है। झटकों को व्यक्तिगत तौर पर ना लेना, ये एक घटना है, ये आपकी पहचान नहीं है। धैर्य रखना, सीखने के लिए उत्सुक रहना, जिज्ञासु बनना और सफलता की परिभाषा बदलना। सिर्फ मंजिल पाना ही सफलता नहीं है, बल्कि मुश्किलों से उभरकर दोबारा खड़े होने की क्षमता भी सफलता है। तो ये सब जागरूकता, डर को समझना, ओवरथिंकिंग से निपटना, उस आलोचक को संभालना, आत्मविश्वास बनाना, झटकों से सीखना, ये कोई एक बार का काम नहीं है। ऐसा नहीं कि एक दिन की और हो गया। बिल्कुल नहीं। किताब इसे एक दैनिक चुनाव, एक रोजाना अभ्यास की तरह देखती है। हर सुबह ये मौका होता है तय करने का कि आज हम अपने विचारों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये मानसिक स्वच्छता, मेंटल हाइजीन जैसा है, जिसे रोज करना पड़ता है। बेहतर सोचना मतलब क्या? इसे थोड़ा और समझाएंगे? बेहतर सोचना मतलब सिर्फ रिएक्ट करने की बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना, वो हानिकारक बिना मदद वाले विचारों को पकड़ना और उन्हें बदलना। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को जानबूझकर एक दिशा देना है, इंटेंशनल थिंकिंग। और मजबूती से जीना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेना, बाहरी परिस्थितियों पर अपना अंदरूनी संतुलन आसानी से न खोना, अपने फोकस को बचाना, हर विचार को सच न मानना। ये एक तरह का भावनात्मक अनुशासन है। रोज छोटे छोटे कदम उठाना, जैसे कृतज्ञता जताना, खुद से अच्छी बातें करना, जल्दी माफ करना सीखना, अपने आसपास का माहौल सकारात्मक रखना, ये सब इसमें आता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार जो मुझे समझ आया वो यही है कि हमारे विचारों में हमारी दुनिया बदलने की गजब की ताकत है। बिल्कुल। नकारात्मक सोच, डर, पुरानी आदतें, ये सब ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें हम पार कर सकते हैं। ये पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ, और कुंजी है लगातार ध्यान देना, यानी अवेयरनेस, जानबूझकर चुनाव करना, यानी कॉन्शियस चॉइस, और रोज अभ्यास करना, मतलब कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। चाहे वो समाधान पर फोकस करना हो, अंदर की आलोचना को चुनौती देना हो, या मुश्किलों से सीखना हो। ये एक सफर है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। वाकई हमारी अंदरूनी दुनिया हमारी बाहरी दुनिया को कितना ज्यादा प्रभावित करती है, ये इस चर्चा से एकदम साफ हो जाता है। हाँ, ये कनेक्शन बहुत गहरा है। तो अब सोचने वाली बात ये है, इस जानकारी के साथ आज वो कौन सा एक छोटा सा बिल्कुल प्रैक्टिकल कदम उठाया जा सकता है जिससे विचारों को थोड़ी बेहतर दिशा मिले? बस एक छोटा सा कदम। और अगर ये छोटा सा कदम रोज उठाया जाए तो धीरे धीरे ये जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, इस पर सोचना चाहिए। अगर आपको हमारी बातें और किताबों के विचार पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल बुक विचार को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें
और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है।